हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें आज हम इस वीडियो में कृषि की विभिन्न पद्धतियों पर विस्तार से और संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने वाले हैं। और यह एक ऐसा अध्याय है दोस्तों, जिससे संबंधित प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो हम बहुत से कंफ्यूजन से होकर गुजरते हैं। तो हमारी यह कोशिश होगी कि इस वीडियो में उन सारे कंफ्यूजन को एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कृषि की विभिन्न पद्धतियां, और दो लिखा हुआ है। दो पद्धतियां हमने पहले लिखा हुआ है। इसमें हम 10 से 11 पद्धतियों पर बात करेंगे, जो बहुत ही टफ पद्धति है। लेकिन जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि आपको प्रश्न को रटना नहीं है, बल्कि देखकर, सुनकर, समझकर उसे याद कर लेना है दोस्तों। तो हम उसी कड़ी में, उसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो ला रहे हैं आपके सामने। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आप जानते हैं कि आज जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है वो इतना भयानक दौर से गुजर रहा है। पहली बात तो वैकेंसियां नहीं आती है, और वैकेंसियां आती है, आप छोटे से छोटे पद को ले लीजिए, ग्रुप डी लेवल का एग्जाम ले लीजिए, उसमें लाखों में एक का चयन होता है। तो भाई साहब, इस वाक्य से ही स्पष्ट हो गया, लाखों में एक का चयन होता है। तो एग्जाम कितना टफ होगा हम आप से छिपा हुआ नहीं है। तो हमारी कोशिश है उन सारे टफ कंडीशन को हम सोल्व करें। तो चूंकि वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो, तो आप घबराइएगा मत, बल्कि तल्लीनता के साथ, एक उम्मीद के साथ और एक विश्वास के साथ वीडियो में इन तक बने रहिए। और हम कोशिश करेंगे कि बिना रटे आपको सारी चीजें कहानी की तरह समझा दें। तो बिना देर किए आइए हम बढ़ते हैं मूल टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है कृषि की विभिन्न पद्धतियां। ठीक है, इधर हमने दो पद्धतियों को लिखा है, एक वाणिज्यिक कृषि और इधर हमने लिखा है ट्रक फार्मिंग। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, बल्कि ध्यान से, और एक कहता है नहीं, मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरी प्रसन्नता होगी। तो चलिए, बात तो लंबी होती रहेगी, अब हम बढ़ते हैं मूल टॉपिक पर। वाणिज्यिक कृषि, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से। वाणिज्यिक शब्द में वाणिज्य शब्द छिपा हुआ है। वाणिज्यिक में क्या छिपा हुआ है? वाणिज्य मतलब व्यापार। ऐसी कृषि जो व्यापारिक उद्देश्य से की जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कृषि, ऐसी खेती जिसको व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसमें जो भी फसल हम उपजाएंगे व्यापार के उद्देश्य से उपजाएंगे, तो ऐसे कृषि को ही व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। अब देखिए, एक एक करके हम टॉपिक पर जाने वाले हैं। एक तो वाणिज्यिक कृषि को हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक इसका उभर कर आता है, यह क्या है? व्यापारिक कृषि है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक इसका उभर कर सामने आता है, इस कृषि का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस कृषि का जो मूल उद्देश्य है वो है व्यापारिक उद्देश्य। तो बिल्कुल ध्यान से भाई साहब, दिमाग पर जोर डालना ही नहीं है। इस कृषि का मूल उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक उद्देश्य। अब बताइए, हम व्यापार करना चाहते हैं, वह भी फसलों के लिए, या फसलों के तहत, या फसलों के सहारे हम व्यापार करना चाहते हैं, तो खेतों में हम किस फसलों का उत्पादन करेंगे? मतलब ऐसी फसल उपजाएंगे ना जिसका हम व्यापार कर सकें, या ऐसा फसल उपजाएंगे जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, खराब ना हो। ये बात है। तो इसमें जो फसलों का उत्पादन होता है वो किस चीज पर जोर दिया जाता है? देखिए, नकदी फसलों का उत्पादन इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले देखिए कहां से आपको प्रश्न पूछ लेगा। अब ये देखिए, ये नकदी फसल है। हमारे बहुत से
जो है कि दोस्त फंस जाएंगे। कई बार होता क्या है कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है, तो आपको नकदी फसल में रखना है जिसको हम व्यापारिक उद्देश्य से इनका उत्पादन करते हैं। अब इसमें नकदी फसल में कुछ फसल को याद रख लीजिए। नकदी फसल में क्या होगा, देखिए, कपास, गन्ना, जूट, नारियल, और क्या क्या होगा, कपास, गन्ना, जूट, नारियल, और क्या क्या हो सकता है भाई साहब, चाय, कहवा, केला इत्यादि। ये सारे फसल है जो नकदी फसल है। इसको भी एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। नकदी फसल कौन कौन सा है, कपास, गन्ना, जूट, नारियल, चाय, कहवा, केला इत्यादि, ये सारे फसल नकदी फसल है। क्लियर। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप व्यापारिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको आवश्यकता क्या होगी, फसल तो आपको जो है नकदी फसल का उत्पादन करना है। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत इसमें खासकर जो जोर दिया जाता है ना दोस्तों, वह उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, मतलब जिसका जो है कि फसलों पर सकारात्मक असर पड़े। नकारात्मक भूल जाइए आप, सकारात्मक, जितना ज्यादा से ज्यादा हम पैदावार कर सकें, कम से कम समय में ज्यादा पैदावार कर सके, तो इसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, सिंचाई चाहिए, उन्नत बीज चाहिए, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और दूसरी बात है, आप क्या इसमें देखेंगे कि पूंजी प्रधान यह कृषि है। यह कृषि क्या है, पूंजी प्रधान, क्योंकि व्यापारिक कृषि करने में किसानों को अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कृषि को कई बार पूंजी प्रधान कृषि भी कहा जाता है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं व्यापारिक कृषि, या इसको आप रट लेंगे पूंजी प्रधान कृषि। बिल्कुल मजा आने वाला है दोस्तों, घबराइएगा नहीं। तो विशेष ध्यान इसमें क्या दिया जाता है, ये भी हम लिख दें। अभी जो हमने बात किया, विशेष ध्यान किस चीज का दिया जाता है इसमें, विशेष ध्यान जो दिया जाता है वह देखिए क्या होता है, सिंचाई, उन्नत बीज, और क्या क्या होगा, रासायनिक खाद, और क्या क्या होगा, थोड़ी सोचिए, रासायनिक खाद, और क्या होगा, कीटनाशक इत्यादि, है ना। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि अच्छी से अच्छी तकनीक को इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यह कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जा रही है, तो अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन होगा, तो उसे स्टॉक भी तो करना है। अब स्टॉक करने के लिए बड़े बड़े फार्मों का भी निर्माण किया जाता है। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा कि किस कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों का निर्माण किया जाता है। तो ये एक विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। बड़े बड़े फॉर्म की स्थापना इस कृषि के अंतर्गत की जाती है। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, ये मूल चीजें इसमें आपको वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जानना था। तो अब आप बताइए कि इसमें कहीं पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा नहीं ना। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़े। तो एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, जो इसमें हमें आपको जानना चाहिए कि वाणिज्यिक कृषि का विकास किस क्षेत्रों में होता है, ये भी पूछ लेता है कई बार। तो इसमें याद रख लीजिए कि वाणिज्यिक कृषि का विकास जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका विकास है, ठीक है, वर्तमान समय में।
और अगर हम भारत की बात करें, चूंकि हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें याद रख लीजिए कि वर्तमान समय में भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में, मतलब पश्चिमोत्तर भाग में इस कृषि का विकास देखा जाता है। तो दो बातें और देख लीजिए, इसमें क्या क्या देखेंगे। इस कृषि का विकास उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में इसका विकास देखा जाता है। और भारत के संदर्भ में यदि कहें तो भारत में कहां पर, उत्तर पश्चिमी भाग में इस कृषि का विकास देखा जाता है। आई होप कि वाणिज्यिक कृषि से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा तो इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चले हम आगे दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है ट्रक फार्मिंग। देखिए, ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया, अब ट्रक फार्मिंग पे आते हैं। बिल्कुल माइंड फ्री होके देखना है दोस्तों। अब ट्रक फार्मिंग को पहले समझते हैं। सब कुछ भूल जाइए, दिमाग में कोई भी चीज नहीं रखना है, एकदम खाली डब्बा रखना है जिसमें हम भरने वाले हैं, है ना। खाली डब्बा रखिए जिसमें हम कुछ डालने वाले हैं, उसी को आपको संजो कर रखना है। अब देखिए, ट्रक फार्मिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम में ही क्लियर है, उसके सारे जवाब छिपे हुए हैं। अब देखिए भाई साहब, ये ट्रक फार्मिंग कृषि की एक पद्धति है। अब इसमें क्या नाम जुड़ा हुआ है, ट्रक शब्द। मतलब अब जाहिर सी बात है, जिस कृषि में ट्रक का उपयोग किया जाएगा उसको ट्रक फार्मिंग कहेंगे। पहली बात तो यही हो गया। ऐसी कृषि जिसमें ट्रकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ये तो ट्रिक हो गया इसको याद करने का। अब देखिए, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं इसमें, कि कई बार ऐसा होता है। अब भारत में तो दो पार्ट है, अमीर और गरीब का है। अमीर बड़ा बड़ा उद्योग स्थापित करता है, गरीब खेती करता है। कॉमन समझने का प्रयास करते हैं। अमीर उद्योग स्थापित करता है। अब किसी इलाके में जो औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एरिया है, तो वहां पर क्या है कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए गए हैं। कृषि योग्य भूमि है नहीं वहां, लेकिन वहां के लोग क्या लोहे तो खाएंगे नहीं, उसे भी तो सब्जी खाना है। अनाज तो वह कहीं से आयात कर लेगा, लेकिन सब्जी कहां से लाएगा। अनाज तो वह गोदाम में फिट कर लेगा, लेकिन सब्जी तो उसे ताजी ही चाहिए। तो यह कृषि, ये ट्रक फार्मिंग जो कृषि है, वह औद्योगिक इलाकों के समीप ही स्थापित किया जाता है। वह इतना ज्यादा दूर नहीं होता है, या क्यों कहें वह इतना नजदीक होता है, ताकि लोगों को जो हरी सब्जियां हैं, फल फूल है, ये सब चीजें तड़के उसे सवेरे सवेरे मिल जाए। मतलब खेत से लिया जाए और उसे डायरेक्ट पार्सल कर दिया जाए। खेत से सब्जी को काटेंगे, तुरंत उनके घरों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ट्रक फार्मिंग में आता है। अब आप कहेंगे इसमें हमें कौन कौन सा ट्रिक या कौन कौन सा टॉपिक याद रखना है। देखिए, इसमें देखिए, पहली बात तो इसमें अभी हमने क्या कहा, इस कृषि में ट्रकों का उपयोग ज्यादा होता है। ट्रकों का उपयोग सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या अभी हमने देखा कि इस कृषि का विकास औद्योगिक क्षेत्र के समीप किया जाता है ना। इसका विकास औद्योगिक क्षेत्र के समीप किया जाता है। अब दूसरा देखिए कि जैसे इस कृषि का विकास
किन किन देशों में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे औद्योगिक शब्द ही छिपा हुआ है, औद्योगिक शब्द में ही क्लियर है। मतलब जो देश औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा आगे है तो उन देशों में यह कृषि ज्यादा फला फूला है, ठीक है। और भारत में भी अगर बात किया जाए तो भारत में भी जैसे महाराष्ट्र हो गया, है ना, आप कॉमन सा अपना सकते हैं कि जहां पर उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है वहां पर इसका विकास ज्यादा हो, तो इसका क्या दे सकते हैं, औद्योगिक देशों में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में इस कृषि का विकास पाया जाता है। इस तरह आपसे यहां से और कोई जो है कि समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये दो टॉपिक हो गए। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर हम आगे हैं बात करेंगे। आइए दोस्तों और हम देख लेते हैं कुछ और पद्धतियों को। यहां देखिए हमने दो पद्धति को लिखा है एक साथ, चूंकि हम आप जो ज्यादा कंफ्यूजन में एग्जाम हॉल में या कहें या फिर कहीं भी ज्यादा कंफ्यूजन में उस समय हो जाते हैं जब आपसे कई बार विस्तृत कृषि और गहन कृषि से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए आपको एक एक लाइन को आपको दिमाग में रख लेना है। अब उस लाइन को तो हमने यहां लिखा है, लेकिन पहले इसको देखने से पहले आपको पहले इस शब्द को देख लेना है, ठीक है। अब देखिए शब्द क्या है, कृषि की एक पद्धति है गहन कृषि, एक और पद्धति है विस्तृत कृषि। अब इसमें देखिए मूलभूत अंतर क्या है उसको देखते हैं। गहन कृषि को इंग्लिश में इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। अब देखिए गहन कृषि, अब गहन शब्द में हम गौर करते हैं, गहन क्या है, एक गहन शब्द, पूरा ध्यान फोकस करना, किसी भी चीज पर तीक्ष्ण नजर डालना, उसको एक कहते हैं गहन, मतलब पूरी गहराई से ध्यान देना, उसको कहते हैं गहन। इस तरह दिमाग में रखिए, पूरी गहराई से पूरा ध्यान से सोच समझ के कोई भी बात का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको गहन अध्ययन कहते हैं, ये बात है। तो यही बात हमको ट्रिक या फिर क्या यही ट्रिक हमको इस टॉपिक में अपनाना है, गहन कृषि वाले टॉपिक पर। अब देखिए होता क्या है कि कई ऐसा एरिया औद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नत होता है जहां पर कृषि भूमि का अभाव होता है या बहुत ही अल्प मात्रा में कृषि भूमि होता है। अब औद्योगिक इलाका है, लोगों के पास पैसे तो ज्यादा है ही, अब पैसे हैं तो वो मजदूर भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं, और इसमें कोशिश किया जाएगा कि जितना कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो, ये सब बातें ध्यान में रखी जाएगी। तो इन सब झमेलों में पढ़ने से बेटर है कि आप इस वाक्य को देख लीजिए। हमने इस वाक्य में ही इसका पूरे निचोड़ को दे रखा है। अब देखिए क्या क्या हमने इसमें लिखा है, भूमि की प्रत्येक इकाई पर, एकदम बिल्कुल ध्यान से, भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में धन एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन, इतना तो याद रख सकते हैं। भूमि की प्रत्येक इकाई पर, है ना, धन एवं श्रम का उपयोग कर या अधिक मात्रा में धन एवं श्रम का उपयोग कर। देखिए इसमें आपको कितनी बातों को ध्यान में रखना है, प्रत्येक इकाई पर धन एवं श्रम को रखना है, निश्चित समयावधि रखना है और अधिकतम संभव उत्पादन, ये चार टॉपिक है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या क्या बातें उभर कर सामने आती है गहन कृषि में। तो पहली बात तो यह जानना है कि जब ये प्रत्येक इकाई शब्द आया है तो इसका मतलब ही है कि औद्योगिक क्षेत्रों में या कृषि भूमि की कमी वाले एरिया में इसका विकास होता है। तो देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसका विकास किस एरिया में होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका विकास पाया जाता है, ठीक है।
औद्योगिक क्षेत्र में बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है जहां उद्योग नहीं है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोगों ने अधिक से अधिक भूमि पर घर बना लिया है, मकान बना लिया है, या फिर कल कारखाने स्थापित कर लिए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या घनत्व या फिर कहें अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिया पर, ठीक है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला एरिया पर इसका विकास पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर दूसरी बातें आप कह सकते हैं, दूसरी तो ही गया, तीसरी बातें कह सकते हैं कम भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र। ये भी टॉपिक ये सारा इसी से निकल के आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। कम भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र, तीनों एक ही शब्द का अलग अलग रूप है। अब औद्योगिक क्षेत्र है, या फिर इसको रखिए अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वहां पर अधिक लोग तो अधिक से अधिक घर बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है भूमि उपलब्धता वहां बहुत कम होगी। या फिर अधिक लोग है तो वो अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं, तो वही है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए और क्या है, हमने देख लिया किसमें धन एवं श्रम का बहुत उपयोग होता है। क्या होता है इसमें? श्रम एवं धन का अधिकतम उपयोग। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं, तो इसको देखिए। श्रम मतलब मजदूर। मैंने पहले ही कहा कि जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो खुद तो नहीं करेगा, लेकिन मजदूर तो रख ही सकता है, तो वह अधिक से अधिक मजदूर रखेगा या खुद मेहनत कर लेगा। थोड़ी सी बात यही समझ लीजिए। और दूसरी बात क्या, धन का अधिकतम उपयोग करेगा, धन का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। अब थोड़ा सा ट्रिक अपनाइए कि लोग धन का अधिक से अधिक उपयोग क्यों करेगा। बात वही हुई ना, अभी जो कुछ देर पहले हमने कहा था कि धन का अधिक उपयोग करेगा, वह क्यों करेगा? कृषि में उन्नत सिंचाई व्यवस्था लाना है, उन्नत बीज लाना है, रासायनिक खाद लेना है, कीटनाशक का प्रयोग करना है ना। तो ये सब चीजों का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। और क्या चीजें हमने यहां पे देखा, कम समय में अब और क्या हुआ, कम समय में, वही लिखा ना, निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन, मतलब जितना हो सके उतना निचोड़ लो। ये बात है ना, हम जब इतना रुपए खर्च कर रहे हैं तो भाई उसे अधिक से अधिक फायदा तो चाहिए। तो वही बात है अधिकतम संभव उत्पादन। इसमें क्या होता है, फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन, ठीक है। इसमें फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। कब? निश्चित समयावधि में, मतलब ऐसे फसल लगाए जाएंगे जो कम से कम समय में, या फिर ऐसे ऐसे तकनीक अपनाएंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो सके। तो ये जो मूल बातें हैं गहन कृषि के अंतर्गत इसमें जानना है। अब दूसरी बात, ये औद्योगिक क्षेत्र शब्द आ गया, तो इससे क्लियर है अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, ये सब जो औद्योगिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न देश है, उन देशों में गहन कृषि का रूप या गहन कृषि देखा जाता है। अब देखिए ये दोनों इतना भयानक कंफ्यूजन वाला है, तो इसको जानने के बाद अभी मैं इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा, ज्यादा घबराइए मत, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनमें महत्वपूर्ण है, और या फिर कहें कि इनमें ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। अगर आपने इसे समझ लिया तो अब हम बढ़ते हैं विस्तृत कृषि पे। इस कृषि से मतलब गहन कृषि से थोड़ा उलट, इसलिए तो इन दोनों में हमने कहा इन दोनों में अंतर भी हम बताएंगे। तो इन दोनों में गहन कृषि का ठीक उलट विस्तृत कृषि है।
अब गहन कृषि को पीछे रख के ध्यान देते हैं विस्तृत कृषि पर। इसको भी सेम इसकी तरह एक वाक्य हमने यहां लिखा है, उसको ध्यान में रखना है। पहले तो देख लेते हैं। विस्तृत कृषि को एक्सटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। अब देखिए, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं। इसमें विस्तृत शब्द लिखा है, विस्तृत कृषि में विस्तृत शब्द है। विस्तृत शब्द जो है विस्तार का विशेषण है। हिंदी व्याकरण के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बखूबी समझ सकते हैं। विस्तार का विशेषण विस्तृत है ना। तो अब विस्तार शब्द में ही है, अधिक से अधिक को विस्तृत कहते हैं, है ना। जहां तक हमारी नजरें जाए वहां तक खेत ही खेत दिखाई दे तो उसको क्या कह सकते हैं, विस्तृत एरिया में खेती हो रही है, ये बातें कह सकते हैं। तब इसको मैं इसलिए ये कोड किया ताकि मैं इसको समझा सकूं। गहन कृषि में क्या होता है कि जमीन का आकार छोटा होता है, वहीं विस्तृत कृषि में क्या होता है, जमीन का आकार बहुत बड़ा होता है, या फिर लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि उपलब्ध होता है ना। बहुत ज्यादा जो है कि कृषि भूमि उसके पास मौजूद होता है। तो ऐसे सपोज मान लीजिए किसी के पास 100 बीघा जमीन है, तो वह गहन कृषि करेगा या विस्तृत कृषि करेगा? तो जाहिर सी बात है वो विस्तृत कृषि करेगा। तो उसको समझने के लिए पहले हम इस वाक्य को समझ लेते हैं। देखिए, एक वाक्य को इसमें भी ध्यान में रख लीजिए। बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक एवं वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि। एक वाक्य में छोटा सा वाक्य है, इसमें इसके सारे जो है कि टॉपिक समाहित हैं। अब देखिए होता क्या है कि यह जहां तक हमने देखा कि गहन कृषि औद्योगिक क्षेत्र में है या फिर कम भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वहीं यह विस्तृत कृषि क्या है, उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अधिक भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र में इस कृषि की खासियत या फिर इस कृषि का विस्तार देखा जाता है। ठीक है, अधिक भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र हो गया। अब दूसरी बात, जब अधिक भूमि है, लोगों के पास अधिक से अधिक भूमि है, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए एक तो है अधिक जनसंख्या घनत्व है गहन क्षेत्र में। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए कि वहां पर जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम होगा, मतलब आदमी से ज्यादा खेती होगा वहां पर, इसीलिए ना वही है अधिक भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र। तो एक टॉपिक को याद कर लीजिए, उससे कंसर्न कई सारे टॉपिक आपको ऑटोमेटिक दिमाग में लाना है। तो यह कृषि भूमि का विकास या यह कृषि पद्धति ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर जनसंख्या घनत्व कम से कम है ना। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम से कम होता है। जनसंख्या घनत्व इसमें कम पाया जाता है। अब देखिए और दिमाग लगाइए, जब जनसंख्या घनत्व कम है या जनसंख्या कम है तो वहां पर क्या होगा, श्रम का उपयोग कम से कम होगा कि नहीं होगा। आदमी या नहीं है, आदमी है ही नहीं, तो वहां पर लोग कोशिश करेगा ना कि भाई हम किस मजदूर हम कहां ढूंढने जाएंगे, ऐसा करो मशीन लगा दो। तो यहां पे देख रहे हैं यांत्रिक एवं वैज्ञानिक विधियों से यहां पे श्रम की न्यूनता होती है और जो है कि यंत्रों की अधिकता होती है। यहां पे क्या हो गया, मशीनों का अधिकतम प्रयोग है ना, मशीनों का अधिकतम प्रयोग। तो ठीक इसमें एक और बातें क्या देंगे, श्रम का न्यूनतम प्रयोग कह सकते हैं। तथा यहां पे जोड़ दीजिए, एक वाक्य पूरा हो जाएगा, तथा श्रम का न्यूनतम प्रयोग है ना। ये चीजें आ गई, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए होता क्या है यहां पर, आदमी कम है जमीन ज्यादा। देखिए मैं इसलिए इतना बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में इसका जवाब सेट हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, आदमी कम है जमीन ज्यादा है। अब सपोज किसी के पास 100 बीघा जमीन है और उस परिवार में 5 लोग हैं। अब खाने के लिए भाई साहब क्या चाहिए, मान लीजिए अगर गेहूं का उत्पादन करेगा, 100 बीघा है, सपोज 1 बीघे में 1 क्विंटल ही अगर धान की उपज होती है तो 100 बीघा, तो जाहिर सी बात है 100 क्विंटल धान की उपज हो गई। और लोग कितने हैं, 5, तो अनाज कितना हो गया, ज्यादा, उसको बेचना पड़ेगा। भाई क्या फर्क पड़ता है, कम ही उत्पादन खेत में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, तो आदमी से ज्यादा हुआ कि नहीं फसलों का उत्पादन, तो वही है। तो इसमें वो टॉपिक क्या उभर कर सामने आता है, प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, है ना। और दूसरा इसका ठीक अपोजिट जाइए, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। जहां प्रति बीघा मान लीजिए 2 क्विंटल का उत्पादन होना चाहिए, अब जमीन ज्यादा, उसको कोई मतलब ही नहीं, 1 क्विंटल में ही संतोष कर लिया उन्होंने। तो वही है, जहां फसलों का उत्पादन अधिकतम होना चाहिए तो वहां ऐसी विस्तृत कृषि वाली पद्धति में फसलों का उत्पादन कम होता है। लोग कम है इसलिए उसको ज्यादा दिखता है ना। तो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे इस वाक्य को आप इसमें भी लिख सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है गहन कृषि में, ठीक है। तो ये तो नो का मूल विस्तार है। अब इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इन दोनों का अंतर भी बताऊंगा। देखिए अब इन दोनों में हम अंतर को देख लेते हैं, भाई साहब इसमें क्या क्या अंतर है। यहां देखा, इधर गहन कृषि और इधर विस्तृत कृषि, दोनों में अंतर हम देखने वाले हैं कि क्या प्रमुख अंतर है। इससे भी आप इन दोनों का अध्ययन कर सकते हैं या दोनों में विभाजन कर सकते हैं या इसका विस्तृत रूप लिख सकते हैं। देखिए गहन कृषि जहां कम कृषि भूमि वाले एरिया में किया जाता है, वहीं अधिक कृषि भूमि वाले एरिया में विस्तृत कृषि की जाती है। समझ रहे हैं। दूसरा जो प्रमुख अंतर है वह है कि अधिक जनसंख्या वाले एरिया में गहन कृषि की जाती है, वहीं विस्तृत कृषि कम जनसंख्या वाला एरिया में किया जाता है। कम जनसंख्या और अधिक भूमि उपलब्धता वाला क्षेत्र कह सकते हैं। वो तो है पहला में आई क्या, अधिक कृषि भूमि और कम जनसंख्या, ठीक है। तीसरा जो प्रमुख अंतर है, इसको खास करके आपको ध्यान में रखना है, वह श्रम एवं पूंजी प्रधान यह पद्धति है। वहीं जो है कि विस्तृत कृषि जो है पूंजी प्रधान है। श्रम इसमें भी होता है लेकिन प्रधानता पूंजी की होती है, और पूंजी प्रधान वह इसलिए कि विस्तृत कृषि मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा प्रमुख अंतर। चौथा देखिए क्या है कि यह कृषि जो है औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित होता है, वहीं विस्तृत कृषि अनौद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं आप। औद्योगिक क्षेत्र में तो हो गया जो है कि गहन कृषि। अब औद्योगिक क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र है उसको आप नाम गिनाने से बेटर है अनौद्योगिक रख लीजिए शब्द, ठीक है, उसी में सब कुछ आ जाता है। तो अनौद्योगिक क्षेत्र में विस्तृत कृषि की जाती है। देखिए पांचवा जो प्रमुख अंतर है वो ये है, इसको खास करके देखिएगा इन दोनों को, कि गहन कृषि में प्रति व्यक्ति कम उत्पादन होता है, इसलिए इसमें उत्पादन तो ज्यादा होता ही है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगाते, मशीन बहुत ज्यादा लगाते, लेकिन जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है कि वहां पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन बहुत कम होता है। वहीं विस्तृत कृषि में जनसंख्या इतना कम है कि उसमें क्या है कि प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
प्रति व्यक्ति। मान लीजिए इस वाले एरिया में 1000 या 100 ही लीजिए, व्यक्ति की संख्या 100 है। अब देखिए, और उत्पादन हुआ है 100 क्विंटल, मान लीजिए उत्पादन हुआ है 100 क्विंटल। अधिक जनसंख्या वाला एरिया है, 100 व्यक्ति है, 100 क्विंटल हुआ है, तो भाई प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 1 क्विंटल आएगा, है ना, 1 क्विंटल आएगा। वही मान लीजिए चूंकि यह कम जनसंख्या वाला एरिया है, यहां भी मान लीजिए उत्पादन हम कर देते हैं 80 केजी हुआ है। हालांकि उत्पादन यहां बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां पे 80 हो रहा है, ठीक है, इससे कम हो रहा है, लेकिन जनसंख्या अगर वहां पे 30 ही है, यहां पे 100 जनसंख्या, यहां पे 30 जनसंख्या है, तो अब देखिए प्रति जनसंख्या या प्रति व्यक्ति के हिस्से में लगभग 3 क्विंटल आ रहा है ना, चूंकि क्विंटल में हम तुलना कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति 3 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्पादन यहां ज्यादा हो रहा है, यहां कम हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन में अंतर हो जा रहा है। तो क्लियर है, प्रति व्यक्ति कम उत्पादन, क्लियर हो रहा होगा, और यहां प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। चलिए आगे देखिए, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन और यहां प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। क्यों? मान लीजिए जमीन दोनों में सेम है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर मान लीजिए 100 क्विंटल का उत्पादन होता है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि 80 क्विंटल का उत्पादन होता है, तो हुआ कि नहीं, प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल अधिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि में यह महत्वपूर्ण अंतर है। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, लिखना चाहे लिख लें, फिर हम और बातें करेंगे। आइए दोस्तों और देख लेते हैं पद्धति को। यह है संविदा या अनुबंध कृषि और इधर है पारिस्थितिकीय कृषि। देखिए पहले हम इसको समझते हैं। संविदा या अनुबंध कृषि, आपको कई बार होगा संविदा कृषि पूछ देगा या अनुबंध कृषि पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि दोनों जो है एक ही कृषि का 2 विधि है, ठीक है, या पद्धति है, और उसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट शब्द आप ज्यादा समझेंगे, ये हिंदी में संविदा या अनुबंध रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट शब्द से कुछ हद तक इसका उत्तर तो क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ी सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में एक तरह का कह सकते हो, वर्तमान भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन, अब आप तो इशारा समझ ही रहे होंगे, किसान आंदोलन, तो यही था। हमारी वर्तमान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने का प्रयास किया। सरकार और किसान अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। सरकार फायदा गिना रही थी, किसान उनका नुकसान समझ रहा था। तो चलिए वो अलग बात है, उस पर कभी चर्चा होगी। यहाँ फिलहाल हम ये समझते हैं कि संविदा या अनुबंध कृषि होता क्या है, या इसमें कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते हैं। पहले ध्यान से सोच रहे हैं कि वह कृषि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाती हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाती हो, एक एग्रीमेंट होता हो जिस कृषि में। अब आप कहेंगे एग्रीमेंट क्या, जमीन मेरी है, हम खेती करेंगे, तो भाई करना हम ही को है, आपकी खेती आप ही करेंगे, लेकिन कोई दूसरा पक्ष आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। सपोज इसको इस तरह समझिए, आपके पास 10 बीघा जमीन है, कोई आपके पास पैसे का अभाव है और किसी के पास पैसे ज्यादा है, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि भाई इस साल जो आप आलू का उत्पादन करेंगे तो हमको बेच दीजिएगा। तो आप कहेंगे ठीक है हम बेच देंगे, लेकिन भाई हर कोई तो सयाना होता है। आप आलू का उत्पादन करेंगे, बाद में जब उत्पादन हो जाएगा आप हमको नहीं बेचेंगे, किसी और को बेचेंगे। तो यहां पर उसी दुविधा को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आप 10 बीघे में आलू का उत्पादन करेंगे और हम 20 रुपए किलो, एक उदाहरण समझा रहा हूं, 20 रुपए किलो के हिसाब से हम ही को बेचेंगे, चाहे नफा हो या नुकसान हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें है। अब अगर
नुकसान होगी तो खरीदने वाले को सॉरी ये समझिए, अगर मूल्य में गिरावट हुई तो खरीदने वाले को नुकसान, अगर मूल्य में बढ़ोतरी हो गई उस समय तो बेचने वाले को नुकसान। तो ये सब चीजें खामियां होती है। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि संविदा या अनुबंध कृषि में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये कौन कौन से जो है कि इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पे कृषि है ना, कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ये कृषि की जाती है। दूसरा इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है मौसमी फसलों पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं फसलों के साथ किया जाता है जिसका उत्पादन मौसमी होता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, संविदा कृषि में हम क्या देखते हैं, मौसमी फसल, मौसमी फसल का उत्पादन होता है। फसल बोलिए या फल बोलिए, है ना, फल बोलिए या सब्जी बोलिए, कुछ भी, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है मौसमी उत्पादन हो रहा है उसका, है ना, सालों भर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या। तो ये चीजें समझिए। अब मौसमी फसल या फल कौन कौन सा होगा, अब ये भी तो आपको ध्यान में रख लेना है। अब जैसे इसमें याद रख लीजिए क्या क्या होगा। अब जैसे आलू हो गया, है ना, आलू हो गया, आम हो गया, गन्ना हो गया, इस तरह ये सब चीजें जो मौसमी जो है कि उत्पादन होता है वो सब चीजें इसमें आता है। ठीक है, आम हो गया, गन्ना हो गया, प्याज हो गया, इसमें प्याज भी आ जाएगा भाई, सालों भर तो होता नहीं है। गन्ना हो गया, लहसुन हो गया, है ना, लहसुन हो गया इत्यादि, ये सब चीजें मौसमी फसल में होता है। तो ये दो तीन बातें इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें फायदा क्या क्या होता है, पहले तो फायदा तो छोड़िए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कहां कहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जाता है। अब देखिए भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कहां कहां पर। अब देख लीजिए, अगर टमाटर को देखेंगे, भारत शब्द में याद रख लीजिए, भारत में कहां पर किस रूप में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जाता है। अब जैसे टमाटर को देख लीजिए आप, टमाटर, टमाटर के साथ जो फार्मिंग करता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहां कहां पर, टमाटर में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर टमाटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर कहा जाए सूर्यमुखी, 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 सूर्यमुखी आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूर्यमुखी को सूरजमुखी भी कहा जाता है। तो भाई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। और तीसरा आप क्या देखते हैं इसमें, और इसी तरह भी महत्वपूर्ण सब चीजें हैं जिसको आप फल और सब्जी भी ले लीजिए, इसमें फल और सब्जी, फल तथा सब्जी भी रख लीजिए, इसमें भी आता है ना। फल तथा सब्जी में आप बोल सकते हैं इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये चीजें पाई जाती। अब आप एक चीजें गौर करेंगे भाई साहब, कॉन्टेक्ट करता कौन है, ये तो मैंने उदाहरण से बताया था कि पैसा वाला आपसे कॉन्टेक्ट करता था। ये देखिए वर्तमान समय में ये कोका कोला, है ना, बहुत सी चीजें, अब जिससे जो है कि टमाटर सॉस बनाने वाला, चटनी बनाने वाला कंपनी अब कहां से टमाटर उतना लाएगा, तो वो वही करता है, कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीजें जो है डायरेक्ट किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें और भी बहुत सी बातें जानना है, इनको हम चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें कहेंगे भाई किसानों को
फायदा क्या होता है ना, फायदा क्या होता है या लाभ इसमें क्या होता है किसानों को। तो फायदा क्या होता है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें मूल रूप से दो फायदा तो जरूर होता है किसानों को। कहेंगे दो फायदा कौन कौन सा होता है, तो किसानों को बेहतर तकनीक मिल जाता है। इसमें क्या होता है, बेहतर तकनीक मिल जाता है किसानों को। और दूसरा क्या होता है, बाजार तक पहुंच, बेचने के लिए किसानों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, खरीदने वाले खुद उनके घर आ जाते हैं, उनके खेतों पे आ जाते हैं। तो वही है बाजार तक पहुंच, बाजार तक पहुंच आसान, इसको बोल सकते हैं आसान। अब रही बात, ये तो दो बातें हो गई, और भी बहुत सी बातें इसमें आ सकती है। अब देखिए इसमें अगर नुकसान की बात की जाए, भाई इसमें नुकसान क्या है या हानि क्या है, ये भी बातें आप जान लीजिए, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव उत्तर लिख रहे होंगे तो वहां ये चीजें आपको परेशान करेगा। अब देखिए बेहतर तकनीक तो मिल गया है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इसका नुकसान ये है कि इसमें किसानों का शोषण होने का भय बना रहता है। तो ये जो कृषि कानून, ये कृषि बिल का जो विरोध किसानों ने किया था, उनका यही तर्क था कि इसमें जो है हमें जो है बेदखल कर दिया जाएगा, हमारी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जाएगा। बहुत सी बातें थी और कुछ हद तक वो बातें सही भी थी। इसलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उस बिल को वापस किया। ठीक है, तो इसका क्या है, कई नुकसानों में से एक क्या है कि इसके अधीन जो है शोषण होगा। इसमें क्या होगा, शोषण। अब किसका शोषण होगा, किसानों का शोषण होगा, भूमि जिसका है उसका शोषण होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़ होगा। वो इसलिए होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा ना तो वहां पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो मृदा की पारिस्थितिकी शक्तियां हैं या नेचुरल पावर है या नेचुरल शक्तियां हैं उसका विदोहन किया जाएगा, है ना। नेचुरल, इसको विदोहन भी कह सकते हैं। चलिए, विदोहन मतलब अधिक से अधिक दुरुपयोग होगा, अधिक से अधिक शोषण होगा, है ना, भूमि का। अब जमीन के अंदर पानी है, सिंचाई चाहिए, अधिक से अधिक सिंचाई कर लेंगे, अधिक से अधिक पानी खींच लेंगे भाई साहब, तो जमीन के अंदर जो है कि जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। तो इस तरह बहुत सी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हमने आपको संवेदना या अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर मैंने समझा दिया। अब आइए बढ़ते हैं पारिस्थितिकीय कृषि पर। अब आप जो है कंफ्यूज होंगे, भाई ये हिंदी, चूंकि बड़ा हिंदी जो अच्छी भाषा है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो आपको परेशान कर सकता है। तो देखिए सुनते सुनते आ जाएगा। हम भी पूरी तरह से हिंदी में परिपक्व नहीं है, कोई भी नहीं, अपवाद है कोई भी अगर हिंदी में शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल लेता है तो। चलो वो कभी हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने पूरी हिंदी ग्रामर आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं दावा नहीं करता, मैं हिंदी अच्छी जानता हूं, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिकीय कृषि। अब देखिए इंग्लिश में समझिए, उसको इंग्लिश में कहते हैं इको फार्मिंग। इको फार्मिंग, अब देखिए होता क्या है पारिस्थितिकीय कृषि। इसको एक वाक्य में यदि जवाब देंगे तो उसको इस तरह देंगे, पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि करना। इसको पहले मैं लिख देता हूं। पारिस्थितिकीय कृषि किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि करना। अब इसका सिंपल सा जवाब हो गया ना, ऐसी कृषि जिसमें हम पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें कैसे आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खेती करेंगे, जब आप रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है नेचुरल पावर जो मृदा का है उस हिसाब से वह
फसलों का उत्पादन करेगा। तो इसमें मूल बातें क्या क्या ध्यान रखना है और खासकर रखना पड़ता है पारिस्थितिकी कृषि में, इको फार्मिंग में, वह जो है उर्वरक और कीटनाशक, ये दो चीजें तो खेती का जान होता है ना भाई साहब। तो उर्वरक का भी बहिष्कार किया जाता है और कीटनाशक का भी बहिष्कार किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बल्कि इसकी जगह पे क्या प्रयोग किया जाता है, इसकी जगह पे किया जाता है जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक बोल दीजिए। अब ये उर्वरक में याद रख लीजिए, ये रासायनिक उर्वरक की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का बहिष्कार किया जाता है, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद में कौन कौन सा आएगा, जैविक उर्वरक आएगा, वर्मी कंपोस्ट आएगा, केचुआ से बना हुआ कंपोस्ट जिसको आप कह सकते हैं, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा और जैविक खाद जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाएगा। ये भी याद रख लीजिए, जैविक कीटनाशक का प्रयोग भी इसमें किया जाएगा। आप कहेंगे यह भी तो कीटनाशक है। रासायनिक कीटनाशक और जैविक कीटनाशक में अंतर क्या है? रासायनिक में क्या है कि वह जो है कि कीटाणु को तो मारता ही है, उसके अलावा जो है कि भूमि के फायदे के लिए जो कीटाणु जरूरत वाली है उसको भी सफाई कर देता है। लेकिन वहीं जैविक कीटनाशक में एक महत्वपूर्ण नाम याद रख लीजिए, वह नीम की खल्ली। तो जैविक कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नीम खल्ली या नीम का खाद याद रख सकते हैं, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी और टॉपिक पर बात करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं और दो महत्वपूर्ण पद्धति को देख लेते हैं। एक है निगमित कृषि और दूसरा है सामूहिक कृषि। ये दोनों भी बड़ा कंफ्यूजन वाला पद्धति है, इसको भी हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे, इसका अंतर भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसको निगमित कृषि को। ठीक है, निगमित कृषि ये हिंदी नाम है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसका इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट से मतलब ये हो गया उद्योगपति घराना, जिसे आप कहते सकते हैं। उद्योगपति सिर्फ उद्योग का ही मालिक नहीं होता है, बड़ी बड़ी जमीनों का भी वो मालिक होता है, जिनके पास पैसे की कमी ही नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब कृषि की जाती है तो उसको कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसको और विस्तार से जानेंगे। अब कॉर्पोरेट आप समझ लिए, उद्योगपति समझ लिए, उनके पास अधिक भूमि है, तो वो लोग क्या करता है। अब देखिए, दो चार उद्योगपति, कोई जरूरी नहीं है अंबानी अडानी की बात हो, उसके नीचे भी बहुत सारे उद्योगपति हैं, है ना। तो वे उद्योगपति क्या करते हैं, खुद तो भाई खेती नहीं कर पाता, वो उद्योगों पर ध्यान ज्यादा देता है। तो भाई जमीन से उत्पादन भी तो हो जाए, अच्छी बात है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई कॉर्पोरेट घराना मिलकर एक संचालक समिति बनाता है, एक निगम बनाता है। ठीक है, एक निगम बनाता है जिसमें वो शामिल होते हैं, या फिर कहें एक गुट बनाता है, एक कमेटी बनाता है, उसके वो सदस्य होते हैं। वो सारे उस जमीन को एकत्र कर लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एकत्र करके वो कहते हैं, एक वो निगम के द्वारा एक संचालक समिति बनाया जाता है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है। सपोज मैं और मेरे तरह और भी दो चार लोग मिलकर अपने जमीन को एकत्र किया, एक कमेटी बना ली मैंने, निगम बना लिया। अब मुझे कोई मतलब नहीं तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या उपजाओगे, कितना खर्च करोगे, ये भाई क्या बोलते हैं, संचालक समिति का दायित्व होता है। तो यहां पर क्या देखते हैं, जो कॉर्पोरेट घराना है उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या उत्पादन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है। बस साल में भाई उत्पादन दे देना, जो उपज हो वो हमको दे देना, जो प्रॉफिट हो अनुपात के हिसाब से हमको दे देना, ये बातें होती है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या देख लिया आपने। निगमित कृषि में मूल बातें जो हमको देखना है क्या होता है, वो निगम द्वारा
निगम द्वारा कृषि की जाती है। अब ये निगम क्या होता है, कई निगम मिलकर या निगम के सदस्य, इसमें क्या होता है सदस्य, ये निगम जो बनाता है सदस्यों द्वारा बनाता है, इसको ध्यान में रख लीजिए, सदस्यों का होता है, मतलब जो जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये निगम जो है एक संचालक समिति बनाता है, संचालक समिति बनाता है, ठीक है ना। संचालक समिति का ही पूर्ण दायित्व होता है, ये तो देखा आपने, पूर्ण दायित्व इसी का होता है। संचालक समिति बनाए, पूर्ण दायित्व इसका है। अब ये क्या होता है, निगमित कृषि ऐसे ही क्षेत्रों में की जाती है जहां पर अधिक भूमि प्लस अधिक पूंजी उपलब्ध हो, दोनों चीजें हो, अधिक भूमि भी हो। अब कॉर्पोरेट घराना कोई 2, 10, 50 बीघा का तो मालिक होगा नहीं, वो सैकड़ों बीघा का मालिक होगा, खुद नहीं करेगा, एक निगम बना लेगा वो लोग, फिर उसके अधीन एक संचालक समिति बना लेगा, उसको पूरा भार दे देगा, भैया तो जितना जैसे करना है कर, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, पूर्ण दायित्व होता है, और उसमें अधिक भूमि और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब एक चीज जो गौर करना है कि ये संचालक समिति का पूर्ण दायित्व होता है, और जो सदस्य है उसका दायित्व जो है गौण होता है, दायित्व गौण होता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या करोगे कैसे करोगे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अधिक पूंजी और अधिक भूमि वाला एरिया में ये पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो भी कुछ करता धरता होगा ये संचालक समिति ही होगा। अब उसका जो प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है इसको वैतनिक भी तो होगा, वेतन भी मिलेगा, जो बचा फिर उसके बाद ये जो सदस्य ये लोग अनुपात के हिसाब से उसे बांट लेते हैं, ठीक है। अब वर्तमान समय में भारत में जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मद्रास, ये चीजें दो चीज इसमें उदाहरण याद रख लीजिएगा कि भारत में महाराष्ट्र और चेन्नई में यह कृषि आज भी पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसको अगर आपने नहीं समझा तो फिर से 1-2 बार रिपीट करके, हम चाहेंगे वीडियो को और पीछे ले जाकर आप फिर से इसको सुनिए, ताकि आपका निगमित कृषि या फिर निगम छोड़िए कॉर्पोरेट फार्मिंग आपके माइंड में आ जाए। अगर ये समझ में आ जाएगा तब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और ये देख लीजिए, इसमें निगमित कृषि एक प्रकार का व्यापारिक कृषि ही है, क्योंकि यहां पे कॉर्पोरेट शब्द छिपा हुआ है, यह भी एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है, एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। अब व्यापारिक कृषि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, तो बहुत कुछ इससे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सामूहिक कृषि पर, है ना, कलेक्टिव फार्मिंग पर। बिल्कुल ध्यान से सुनना है दोस्तों। यहां पे था निगमित, निगम के द्वारा, और यहां पे है सामूहिक, मतलब एक समूह के द्वारा कृषि किया जाएगा, है ना, एक समूह के द्वारा कृषि किया जाएगा, है ना। अब देखिए होता क्या है, कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास जमीन है वो पैसा वाला ही होगा। बहुत से ऐसा घराना है पुश्ता ही नहीं उसको प्रॉपर्टी मिला हुआ है, 100 बीघा जमीन उसके दादा परदादा ने संजो कर रखा, आज पोते के पास आ गया है, ठीक है, ये समझेगा। उनके पास पैसा ही नहीं है, खुद कैसे खेती कैसे करेगा। अब 2-4 लोगों के पास अगर 100 बीघा है तो समझिए 500 बीघा ऐसे ही हो गया, तो वो लोग चाहे तो सामूहिक कृषि कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, बड़ी एकदम बहुत तुच्छ ना बोले, गलत बात हो गई, बहुत छीन सा, बहुत महीन सा अंतर है जिसको हमें इसमें देखना है। इसमें होता क्या है, कई लोग मिलकर एक यहां भी समिति बनाता है, ठीक है, यहां भी एक समिति बनाता है, कई लोग मिलकर समिति द्वारा, है ना, समिति द्वारा, कई लोग भी एक समिति बनाता है, ठीक है।
इसमें भी सदस्यों द्वारा यह कमेटी गठित किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे संपूर्ण दायित्व संचालक समिति को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ उलट है। और वो उलट क्या है, ये समिति जो है मिलकर एक प्रबंध समिति की स्थापना करता है। प्रबंध समिति की स्थापना करता है। प्रबंध मतलब ये सिर्फ प्रबंधन करता है ना, निर्णय लेने की जिम्मेदारी ये पूर्ण रूप से नहीं है। ये इसको पूर्ण, इसमें जो दायित्व होता है वो सदस्यों का होता है पूर्ण दायित्व। ठीक है, पूर्ण दायित्व किसका होता है? सदस्यों का। ये जो भी निर्णय लेगा वह सदस्यों की सहमति से लेगा। वो लोग बैठकर जो है कि डिस्कस करेगा, भाई क्या करना चाहिए, इस बार कौन सा फसलों का उत्पादन करना है। अब देखिए, निर्णय तो हो गया, सपोज मान लीजिए 500 बीघा जमीन जमा हो गया। अब उसमें ये सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, भाई साहब क्या उपजाना है, इस बार गेहूं उपजाना है। सपोज मान लीजिए गेहूं उपजाना, ठीक है भाई साहब, फैसला हो गया, इस बार गेहूं उपजेगा। अब देखिए, जो मूल बात इसमें है कि पूर्ण दायित्व तो सदस्यों का है, प्रबंध समिति सिर्फ उसका सहयोग करता है ना, प्रबंध करता है, व्यवस्था करता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अधिक भूमि और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कम भूमि तथा ये कम पूंजी में भी हो जाएगा। अब बोलिए कैसे? कम भूमि और कम पूंजी में हो जाएगा। इसमें जो काम करने वाले हैं ना, जो सदस्य है, उन्हीं में से लोगों को उसकी योग्यता के हिसाब से काम बांट दिया जाता है। जो हल चला सकता है उनको कहेगा भैया तू हल चला, है? जो ट्रैक्टर चला सकता है उसको कहेगा तू ट्रैक्टर चला। और उस हिसाब से, काम के हिसाब से उसे मजदूरी दी जाती है। और मजदूरी देने के बाद, सारे खर्चे घटा लेने के बाद जो बचता है, फिर ये लोग मिलकर उसे अपने हिसाब से बांट लेते हैं। तो क्लियर हो गया? फिर से समझिए, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सदस्य, इनमें से जो सदस्य वही लोग काम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमको मजदूरी देनी है नहीं, हम लोग ही मजदूरी करेंगे। हम जो पैसा जमा किए उन्हीं में से मजदूरी करेंगे, अपनी मजदूरी निकालेंगे। तो ये लोग सदस्य में जो है, इनका जो मेंबर है वही लोग अपने हिसाब से काम बांटता है, वो करता है। और फिर मजदूरी काट कर जैसे भी हो वो लोग अपना डिस्कस कर लेता है। सपोज मान लीजिए मजदूरी करना 10 लोग है, 10 लोग अगर मजदूरी कर लिया तो बांटेगा क्या? 10 लोग तो काम कर लिया तो भाई अपने फायदे के लिए जो बचेगा, जो हम मजदूरी देने वाले थे वो बच गया, फिर उसको हम कुछ और चीजों में उपयोग कर लेंगे। तो ये चीजें हैं मूल रूप से। अब हम चाहेंगे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंतर मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब इन दोनों पद्धति का हम अंतर देख लेते हैं। ठीक है, निगमित कृषि का ये और सामूहिक कृषि का ये। अब देखिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। निगमित कृषि में जो अंतर है, स्वामित्व जो है संचालक मंडल में होता है। वहीं सामूहिक कृषि में जो स्वामित्व होता है वो प्रबंध समिति में या समाज में होता है। मतलब उसके जितने मेंबर है उन सब का स्वामित्व होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा निगमित कृषि, कॉर्पोरेट कृषि में अधिक भूमि और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वहीं सामूहिक कृषि में कम भूमि और कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, क्योंकि ये लोग दे देता है संचालक समिति को, भैया तू लोग जैसे जो करना है करो, पैसा हम दे देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सामूहिक कृषि में सदस्यों का पूर्ण दायित्व होता है। वो सारे सदस्य मिलकर तय करते हैं नफा नुकसान का क्या असर पड़ेगा, कैसे अपना काम करना है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर कुछ और बातों पे हम चर्चा करेंगे अभी। आइए दोस्तों, और कुछ पद्धति को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी अब खत्म की ओर बढ़े। कार्बनिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं।
ऑर्गेनिक तो समझ में आ रहा है, कार्बनिक समझ में आ रहा है। यह भी एक प्रकार का इको फार्मिंग आप कह सकते हैं, पारिस्थितिकी कृषि का ही एक प्रकार का यह रूप है, जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, बल्कि जैविक खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है, एक प्रकार का इको फार्मिंग है यह, ठीक है ना। दूसरा क्या इसमें, रासायनिक उर्वरक या खाद बोलिए, है ना, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जैविक खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ना, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अब इस पे ज्यादा हम बोलना इसलिए उचित नहीं समझेंगे क्योंकि इको फार्मिंग में हमने आपको बखूबी इसके बारे में बता दिया है। अब एक चीज और देख लीजिए, कार्बनिक कृषि के अंतर्गत जो बहुत सी बातें हमें आज ध्यान देना है, उसमें क्या है कि विश्व लेवल पर जब हम देखते हैं कार्बनिक कृषि के बारे में, तो कार्बनिक कृषि की का जो शुरुआत होता है ना दोस्तों, वो 1930 और 40 के दशक में होता है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ कब होता है, 1930 से 40 के दशक में, है ना, के दशक में इस कृषि की शुरुआत होती है। और इस कृषि के प्रारंभकर्ता कौन है, इस कृषि को प्रारंभ किसने किया है, तो इसका जो है, इसका नाम जो है, पूरा नाम है, याद रख लीजिए, सर अल्बर्ट हॉवर्ड। एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कार्बनिक कृषि की शुरुआत की या खोज की। तो इससे महत्वपूर्ण चीजें हो गई कि कार्बनिक कृषि का प्रारंभ कब हुआ, 1930-40 के दशक में हुआ। इसके जनक कौन है, इस कृषि के जनक कौन है, सर अल्बर्ट हॉवर्ड जी। अब भारत की बात करते हैं, जब भारत में हम आते हैं तो भारत में इस कृषि की शुरुआत कब की जाती है, 1930-40 में तो इनका प्रारंभ हुआ। भारत में इस कृषि की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, वर्तमान समय में उत्तराखंड के नैनीताल का एक माकंदपुर नामक गांव है। कौन सा, याद रख लीजिए, माकंदपुर गांव, माकंदपुर गांव है उत्तराखंड में। कहां पर, लिख लीजिएगा अपने डायरी में या कॉपी में नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में माकंदपुर एक गांव है जिसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा दिया गया है। अब एक और चीज है कि वर्तमान में भारत में जो है कि यह ऑर्गेनिक पार्क या कार्बनिक पार्क स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है पंजाब। दो बातें इसमें याद रख लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं। कार्बनिक कृषि एक प्रकार का इको फार्मिंग है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जगह पर जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। विश्व लेवल पर इस कृषि की शुरुआत 1930-40 के दशक में होती है और इसके जनक जो है सर अल्बर्ट हॉवर्ड जी हैं। भारत में इस कृषि का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दशक में होता है और दो राज्य है जो इस संबंध में महत्वपूर्ण जी के रूप में याद किया जाएगा। एक तो उत्तराखंड का नैनीताल जिला का माकनपुर गांव, जहां जिसे जो है कि ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा दिया गया, और एक ऑर्गेनिक पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य पंजाब हो गया, ठीक है। तो पहला राज्य पंजाब हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको एक लाइन में आप बोल सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में आप बोल देंगे कार्बनिक कृषि समाप्त। अब आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक है रेंचिंग कृषि, उसको रैंचिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह कृषि जो एक प्रकार का
चरागाह बोलिए, चरागाह मतलब पशुओं के चारे के रूप में जो कृषि की जाती है उसको रैंचिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पशुओं के चारे के रूप में इसको परिणत किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं जीरो फार्मिंग की ओर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब हम इनको लास्ट करने वाले हैं दोस्तों। जीरो फार्मिंग में क्या है, देखिए जीरो शब्द लगा है, मतलब ऐसी कृषि जिसमें आप किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग ही नहीं करते। इसमें क्या है कि आप जैविक खाद का तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जीरो फार्मिंग में किसी प्रकार के खाद का प्रयोग ही नहीं करना है, मतलब जमीन से जितना उत्पादन हो उतना ही सही। तो ऐसी स्थिति में या इस प्रकार की कृषि को जीरो फार्मिंग कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिमाग पे जोर डालेगा नहीं तो गलती हो जाएगा। जीरो फार्मिंग कृषि के लिए 3 साल पूर्व से मेहनत की जाती है, 3 साल पूर्व से मेहनत की जाती है, और 3 साल पूर्व कितना है, 3 वर्ष पूर्व से कार्बनिक कृषि की जाती है। कार्बनिक कृषि की जाती है। अब कार्बनिक कृषि में क्या है, अब आप अभी तो आपने देखा कि इसमें जो है कि रासायनिक खाद का प्रयोग की जगह जैविक खाद का प्रयोग करते हैं 3 साल पहले से। अब भाई जिसे दारू पीने की आदत है अचानक तो छोड़ नहीं देगा। अब भाई दारू पीने की आदत है तो उसको कुछ और पिलाना शुरू कर दो, धीरे धीरे जब वो अभ्यस्त हो जाए तो वो पिलाना भी बंद कर दो। क्लियर? तो वही चीजें है भाई, खेत को जमीन को रासायनिक खाद खिला खिला के उसकी आदत खराब कर दी, उनकी जो शक्ति है पावर है उसको समाप्त कर दिया। तो उसी पावर को फिर से लौटाने के लिए रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। अब 3 साल पूर्व से अगर ये चीजें करेंगे तो 3 साल पूरा होते 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 इसकी जो नेचुरल पावर है, उस भूमि की नेचुरल पावर 3 साल में वापस आ जाती है। फिर उसके बाद कार्बनिक खाद का भी या फिर कहें जैविक खाद का भी प्रयोग करना बंद कर देते हैं, और 3 साल के बाद वो जीरो फार्मिंग में परिणत हो जाता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है। फिर से जीरो फार्मिंग में 3 साल पूर्व से जैविक कार्बनिक कृषि की जाती है, और 3 साल के बाद वो धीरे धीरे जो है कि जीरो फार्मिंग में परिणत हो जाता है। ऐसी कृषि में किसी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भूमि से जितना उत्पादन हो सकता है उतने में ही संतोष किया जाता है। अब जीरो फार्मिंग से एक और राज्य का नाम जुड़ा है। वर्तमान समय में जीरो फार्मिंग अपनाने वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम, है ना। सिक्किम पूरी तरह से कार्बनिक कृषि को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यहां पर रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। तो इसको जीरो फार्मिंग के तहत ये सिक्किम को जरूर याद रख लीजिएगा। अब आइए लास्ट इस वीडियो के अंतिम टॉपिक ई खेती पर हम बात करते हैं। ई एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये शॉर्टकट नाम है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक शब्द से ही क्लियर हो गया भाई साहब कि जब हम होता है क्या है कि भाई आज शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, तो ऐसी चीजें में और खासकर जब जियो आ गया, जियो ने जो एक इंटरनेट क्रांति ला दी, घर घर में और हाथ हाथ में इंटरनेट पहुंचा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है, जैसे हम आप कर रहे हैं कि आप किसी कोचिंग में जाने की जगह आप मेरा वीडियो देखकर अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह किसान लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो भी कहीं पर किसी आदमी से पूछने की जगह वो इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च कर लेगा कि आलू की खेती कैसे करें, फट से यूट्यूब पे 50 वीडियो पड़ा है, उनमें से देख लेगा भाई आलू की खेती कैसे करना, वो दिखा देगा, उस हिसाब से लोग कर लेगा। फिर कह देगा कि आलू में कौन कौन से खाद डालें, तो वो भी बता देगा उसमें बाकायदा। कहने का मतलब ये है कि जब किसान हर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने लगे और उसी के सहारे वो अपनी कृषि करने लगे, तो उसको ई एग्रीकल्चर कहा जाता है।
मतलब समस्त सूचनाओं से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अगर उपलब्ध होता है तो उसको हम ई एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपने अगर लास्ट तक देखा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई संशय है, दुविधा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस संशय या दुविधा को दूर करने का। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने सपनों को पंख देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।